तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डी रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का विंग्स एकेडमी के यूट्यूब क्लासेस पर। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था कि हम लोग जल्द ही जनरल नॉलेज के ऊपर भी वीडियो लाने वाले थे, और ये वीडियो जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आप लोग को प्रिपरेशन करना चाहिए, और उसी हिसाब से ही हम लोग आगे भी क्लासेस लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वीडियो में जनरली इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। पहली वीडियो में मैंने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं लिया है। अगर आप इसमें से 100% क्वेश्चन सही करते हैं, तभी आप लोग जानिए कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज की पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम इट्स लैटिन नेम। इनमें से कौन से एलिमेंट का सिंबल इसके लैटिन नेम से लिया गया है? फ्रेंड्स, ये है आयरन। ठीक है, देखिए एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? ये है Al। ठीक है, क्लोरीन का क्या है? Cl। कार्बन का क्या है? C। आयरन का क्या है? Fe, जो कि इसका लैटिन नेम से लिया गया है, जो कि है फेरम। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के लिए ही ये एग्जाम में आया था। तो अब बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन है, सत्यव्रत काद्यामान इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। ये एक क्वेश्चन करंट अफेयर से लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और सत्यव्रत काद्यामान बिलोंग करते थे रेसलिंग से। ठीक है, उस टाइम के करंट अफेयर से ये क्वेश्चन लिया गया था जनरल नॉलेज के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। आज का तीसरा क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द कंपनी बिकम द सेकंड कंपनी आफ्टर एप्पल टू रीच $900 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में $900 बिलियन पार करने वाला दूसरा कंपनी कौन बना है एप्पल के बाद? और ये बना है फ्रेंड्स अमेजोन। ठीक है, ये आप करंट अफेयर बोल लीजिए या फिर जनरल नॉलेज भी बोल दीजिए, क्योंकि मैंने 2020 फोर्ब्स पत्रिका के बारे में आपको करंट अफेयर्स के वीडियो में बताया था कि इसमें भी जेफ बेजोस, ठीक है, जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के मालिक हैं, वो शीर्ष स्थान पर हैं। ठीक है, और इसलिए ये सीए हो गया या फिर जीके हो गया, दोनों में ही क्वेश्चन आ सकता है। तो अब अमेजोन का मालिक कौन कौन है फ्रेंड्स? ये हैं जेफ बेजोस। गूगल के कौन है सीईओ? सुंदर पिचाई। फेसबुक के कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, आप लोग के याद रखना है। और वॉलमार्ट के सीईओ फ्रेंड्स कौन है? वॉलमार्ट के सीईओ है डॉग मैकमिलन। ठीक है, डॉग मैकमिलन। ठीक है फ्रेंड्स, इनका नाम भी याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, आज का अगला क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए मटेरियल इज नोन एज। एक अगर वस्तु पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है तो उस फोर्स को क्या वो कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, और इसे कहा जाता है वेट। ठीक है, वेट एक तरह का फोर्स होता है जिसका मान होता है W = M × G। ठीक है, ये M क्या है? ये है मास। ठीक है फ्रेंड्स, और ये W तो हो गया वेट। ठीक है, और ये G है ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर जिसको आप ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, आप लोग मास और वेट में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो याद रख लीजिए कि मास हम लोग वजन जानने के लिए यूज करते हैं, जबकि वेट एक फोर्स है। लेकिन हम आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वेट को ही वस्तुत्व के लिए ले लेते हैं, लेकिन साइंस में मास को वस्तुत्व के लिए लिया जाता है और वेट एक फोर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड। जो अगर एक वस्तु सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट अगर एक वस्तु कर रहा है, तो उसकी सेंटर की ओर जो फोर्स पड़ेगा उसे क्या कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में डाउट में रहते हैं कि सेंट्रीपिटल कौन सा है और सेंट्रीफ्यूगल कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सोच लीजिए कि एक सेंटर है और आप लोग उस सेंटर में खड़े होके एक रस्सी में एक पत्थर को बांध के घुमा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक फोर्स की वजह से कुछ टाइम बाद वो पत्थर टूट के बाहर निकल जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, जो फोर्स वो स्ट्रिंग को तोड़ देता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, वो फोर्स सेंटर की ओर आता है, सेंटर की ओर आता है। और जो फोर्स सेंटर से बाहर जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग छाछ को फेंटते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, छाछ को जैसे हम फेंटते हैं तो उसमें से माखन निकलता है ना, तो माखन जो निकलता है वो क्या होता है, सेंटर से बाहर जाता है, ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, उससे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सोच रहा हूँ आप लोगों को ये दोनों समझ में आ गया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसे कहा जाता है, और डाउट नहीं रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज पीएच वैल्यू लोअर देन 7। ठीक है फ्रेंड्स, जनरली सॉल्ट किसको मिला के बनते हैं, सॉल्ट एसिड और बेस को मिला के बनते हैं, है या नहीं। तो जनरली एसिड का पीएच हमेशा लेस देन 7 होता है और बेस का ग्रेटर देन 7 होता है। ठीक है, लेकिन इनमें से कौन से सॉल्ट का एक्वेज पीएच 7 से कम है, ठीक है, ये स्लाइटली एसिडिक होता है, ये है एमोनियम क्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है ये, एमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और एग्जाम में आप लोग इसमें से जाने कैसे, क्या रट्टा मार के जाएंगे एमोनियम क्लोराइड, नहीं फ्रेंड्स, आप लोग सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला तो जानते हैं ना, Na2CO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, सोडियम क्लोराइड का NaCl। ठीक है, और एमोनियम क्लोराइड का हो जाता है NH4Cl। ठीक है, इनमें से आप जिसको वाटर के साथ मिलाएंगे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन कौन देगा, ये देगा एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, और जो पदार्थ पानी में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की अणुएं देता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, ये आप एसिड का एक धर्म जानते हैं। तो उसी लिहाज से एमोनियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है इन चारों सॉल्ट्स में से। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, which of the following is known as the princess of hill stations in India। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है कोडाई कनाल को। ठीक है, किससे जाना जाता है, कोडाई कनाल को। ठीक है, ऊटी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ठीक है, ऊटी के पास ही आता है कोडाई कनाल, लेकिन प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन माना जाता है कोडाई कनाल को, ऊटी को नहीं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, 100 ईयर वार वाज कन्फ्लिक्टेड बिटवीन व्हिच टू नेशंस। किन दो देशों के बीच 7 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था, और ये लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये फाइट लड़ा गया था। तो बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कलेक्टेड इन ऑल थ्री फॉर्म्स एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनमें से किसको तीनों फॉर्म में कलेक्ट किया जा सकता है, यानी सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव, और गैस यानी बाष्पीय रूप में। ठीक है, इन तीनों रूप में किसे कलेक्ट किया जा सकता है फ्रेंड्स, ये होता है नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल को हम तीनों ही रूप में कलेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या है, आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप लोग अगर सॉलिड रूप में कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कार्बन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सल्फर मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको सॉलिड के रूप में मिल जाएगी। और एकमात्र नॉन मेटल जो कि लिक्विड है वो क्या होता है, वो होता है ब्रोमीन। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रोमीन आपको लिक्विड के रूप में मिल जाएगा। और गैस के रूप में तो बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे गैसेस जो हैं ये क्या हैं, ये नॉन मेटल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नॉन मेटल को ही सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में कलेक्ट किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं आगे आज का अगला क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू डैश टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप प्लांट्स के बारे में नहीं पढ़ें तो शायद आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जब आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये है कोलेन कायमा। ठीक है, कोलेन कायमा की वजह से ही प्लांट की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो आती है। तो बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, इनमें से कौन एक शीत रक्तीय, ठीक है, एक शीत रक्तीय जानवर नहीं है, ये है पिजन। ठीक है, ये तीनों फिश, फ्रॉग और क्रोकोडाइल तीनों ही ठंडे खून वाले जानवर हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आज का अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट द एकेडमिक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, या फिर जिसको आप लोग
ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। ये कौन होस्ट करता है? ये हर साल होस्ट करता है यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको होस्ट करता है, ठीक है, हर साल। और इस साल ये जो होस्ट किया गया है यूएसए के द्वारा, इसमें फिर कौन से फिल्म ने ऑस्कर पाए है? ये है पैरासाइट, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जाम में आता है किसको ऑस्कर मिला है, ठीक है, और पैरासाइट के बारे में भी एग्जाम में आ सकता है। तो अब बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, जो लोग सोचते हैं ना कि आप लोग थोड़ा याद रखेंगे और ऑप्शंस देख के मार लेंगे, तो ये देख लीजिए ऑप्शंस, ठीक है फ्रेंड्स। ये ऑप्शन देख के आप कौन सा तुक्का मारेंगे आप खुद नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। तो आप हमेशा क्या करिए, परफेक्ट आंसर को याद रखिए, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻24 kg, ठीक है फ्रेंड्स। 6 × 10⁻24। देखिए ऑप्शन में 23 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा आप लोग परफेक्ट आंसर ही याद रखिएगा। अर्थ का मास वेट कितना है? 6 × 10⁻24 kg। सॉरी फ्रेंड्स, मास, वेट नहीं। अब बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया टू यूज रोबोट्स फॉर कंट्रोलिंग ट्रैफिक। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रोबोट इस्तेमाल करने वाला इंडिया का पहला सिटी कौन बन गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये उस टाइम में करंट अफेयर था, लेकिन आज ये एक जीके है, ठीक है। अब कभी भी ये जनरल नॉलेज में आ सकता है कि भारत में रोबोट इस्तेमाल करने वाला पहला सिटी कौन सा था, ठीक है। और ये कौन है? इंदौर, ठीक है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश का इंदौर ही है जिसने पहली बार रोबोट्स का इस्तेमाल किया था ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। तो अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती हैड एस्टैब्लिश व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिशन, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन है। दयानंद सरस्वती कौन से मिशन को एस्टैब्लिश किए थे? ये था प्रार्थना समाज, ठीक है फ्रेंड्स। प्रार्थना समाज को दयानंद सरस्वती ने एस्टैब्लिश किया था। तो आगे बढ़ते हैं अब। आज का अगला क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डजंट डिपेंड अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है फ्रेंड्स। आप अगर जानते हैं कि एक कंडक्टर जो होता है, एक कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है, यानी उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जाता है, उसको जो फोर्स अपोज करता है, एक फोर्स उसको अपोज करता है, वो फोर्स या फिर वो सब्सटेंस को बोला जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। और जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसमें उतना ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, और जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी उतना ही कम जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन कंडक्टर का रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है या फिर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कुछ कारणों के ऊपर, ठीक है। कुछ कारणों के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, लेकिन इनमें से कौन से कारण के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्या है? ये है प्रेशर, ठीक है फ्रेंड्स। लेंथ या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर मटेरियल टाइप, ये तीनों ही डिपेंड करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे ना कि सिल्वर में सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें जा सकता है, क्योंकि वो एक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप जानते होंगे लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी। लेंथ जितना ज़्यादा बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का परिमाण उतना ही कम हो जाएगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ये जो कंडक्टर है, अगर आप इसको इस तरफ से देखेंगे तो ये आपको एक सर्कल दिखाई देगा, ठीक है। ये सर्कल जितना इसका एरिया बड़ा होगा वो कंडक्टर उतना ही अच्छा काम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सोच रहा हूँ आप लोग का रेजिस्टेंस के हिसाब से काफ़ी डाउट क्लियर हो गया होगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है फ्रेंड्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिसिटी उतना ही अच्छा फ्लो करेगा। तो बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच ए पार्ट ऑफ ए बॉडी डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड, ठीक है। एक ऐसा रिप्रोडक्शन क्या है जिसमें एक बॉडी का एक पार्ट जब अलग किया जाता है तो खुद एक नया बॉडी बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसे कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन ये एक ऐसा पद्धति है रिप्रोडक्शन का जिसमें आप एक बॉडी के एक छोटे से हिस्से को अगर लेंगे ना तो उसमें से भी वो एक नया बॉडी बना लेगा। आप लोग काफ़ी बार देखे होंगे एक एक पेड़ के कुछ शाखाओं को लेकर अगर आप गाड़ देते हैं ज़मीन में तो फिर वो एक नया पेड़ बन जाता है, ठीक है ना। वो इसी तरह से ही होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन।
और हाँ, आप लोग काफ़ी लोग हाइड्रा के बारे में भी जानते होंगे ना। हाइड्रा में से क्या होता है, हाइड्रा कुछ इस तरह का एक जीव होता है, उसमें से एक बर्ड निकलता है, ठीक है फ्रेंड्स। और वो बर्ड धीरे धीरे अलग हो जाता है उसके बॉडी से ही, और फिर ये बर्ड एक कंप्लीट हाइड्रा में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जो कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एक नया या फिर एक अलग तरीका है, ठीक है फ्रेंड्स। और कैसे भी आप इसको पढ़ें, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। प्लांट के अगर बारे में आप बात करेंगे तो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। अगर आप एनिमल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हाइड्रा एक एनिमल हो गया, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को पहला जीके का क्लास अच्छा लगा होगा, और जो जो आपको कंप्लेन है या फिर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।